नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि पॉलिटी 2024 के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे। यह सेशन अपेक्षाकृत छोटा होने वाला है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इससे पूर्व पॉलिटी के हमने इस बुक के 3 सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने संविधान के निर्माण, भारत के संवैधानिक यात्रा का विकास और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य तक हम लोग देख चुके थे, जिसमें संघ, नागरिकता और मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग मूलतः संविधान के भाग 4 और भाग 4A को कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यह सेशन सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रिवीजन सेशन की तरह होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यह पुस्तक जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन सेशन लेकर के सामने आएगी। यदि आप लोग इसके माध्यम से रिवीजन करते हैं तो काफी कम समय में घटना चक्र की इस जीएस दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से आप लोग काफी कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। तो आप लोग इस बुक को भी अपने बुक शेल्फ में रखने का प्रयास कीजिए, ये ध्यान रखिएगा। और काफी बेहतरीन पुस्तक है। आज के दिन हम लोग सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है और यह भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है तो ध्यान रखिएगा, हमारी प्रस्तावना और हमारे संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत करना, निर्माण करना। तो उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करना। इसकी प्रकृति कैसी है तो ध्यान रखिएगा, इसकी प्रकृति सकारात्मक है और यह गैर वाद्य योग्य है। यानी यदि सरकार के किसी भी कानून या राज्य के किसी भी कानून के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो आप इसे उस कानून को लेकर के आप उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं या सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। सीधा कहा गया है कि यदि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो किसी भी प्रकार का किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है, याचिका दायर नहीं किया जा सकता है। और यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये क्या है तो मूलतः ध्यान रखिएगा कि जो नीति निर्देशक तत्व है यह संविधान के द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश हैं, राज्यों को दिया गया निर्देश है, ताकि जब भी राज्य किसी भी प्रकार के विधि का निर्माण करे, कानून का निर्माण करे, तो इन सिद्धांतों को अपने कानून में शामिल करे, ताकि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में निर्मित किया जा सके, उसका निर्माण किया जा सके। तो केवल राज्यों को निर्देश दिया गया है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर है कि वह नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करे या ना करे, ये ध्यान रखना है। यदि नहीं करता है तो इसके लिए भी हम दबाव नहीं डाल सकते हैं, न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लोग नीति निर्देशक तत्वों में कुछ प्रमुख संवैधानिक संशोधन की बात करें तो यहाँ पर 2-3 संशोधन ध्यान रखिएगा। पहला है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 2-3 आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने होंगे, जिसमें अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A इनको शामिल किया गया। इसमें कहा क्या गया है तो आर्टिकल 39A में कहा गया है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सभी को प्रदान करने किया जाएगा। किसके द्वारा तो राज्य के द्वारा। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में है। अनुच्छेद 43A में कहा गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी जो मैनेजमेंट होगा उद्योग का, इंडस्ट्रीज का, उसमें श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आर्टिकल 48A में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना, ये ध्यान रखिएगा, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन आर्टिकल 48A में कहा गया है। और यह भी जो संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 45 जोड़ा गया और बताया गया
कि राज्य जो है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। यह राज्य का कार्य होगा कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करे। वहीं 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा आर्टिकल 43 ख जोड़ा गया या बी, जिसके माध्यम से सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन का निर्देश राज्यों को प्रदान किया गया था। अब बात करें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी राज्य की परिभाषा वही होगी जो मौलिक अधिकार के लिए आपका अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। ये ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों के लिए राज्य की जो परिभाषा दी गई है वह अनुच्छेद 12 में दी गई है और वही परिभाषा जो है यहाँ पर आर्टिकल 36 के माध्यम से राज्य की परिभाषा के रूप में शामिल किया गया है। वहीं अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी कि इसमें जो भी तत्व हैं वह गैर वाद्य योग्य है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। यदि राज्य इन तत्वों को लागू नहीं कर रही है तो हम न्यायालय में जाकर के इसे लागू नहीं करवा सकते हैं। और आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी शब्द है लोक कल्याण और इसके लिए राज्य जो है सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। वहीं आर्टिकल 39 की बात करेंगे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब भी राज्य किसी प्रकार का नीति नियम या कानून बनाती है तो उसमें इन निर्देशक तत्वों को शामिल किया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो यह ध्यान रखिएगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। यानी राज्य किसी भी प्रकार से कोई कानून बनाता है तो उसमें पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा, अवसरों की समानता उनके लिए रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, अब ऐसा नहीं हो कि भौतिक संसाधन जो भी है भारत के उसका स्वामित्व और नियंत्रण किसी एक हाथ में हो। ये क्या होना चाहिए कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, अलग अलग लोगों के हाथ में होना चाहिए ताकि सर्वोत्तम कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। भौतिक संसाधन की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नदी हो गया, जल हो गया, पवन हो गया, आपका स्पेक्ट्रम, वर्तमान समय की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम भी हमारा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल जियो को ही केंद्र सरकार जो है वो स्पेक्ट्रम आवंटन कर दे, बल्कि वोडाफोन भी है, आइडिया भी है या अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भी हमें प्रदान करना होगा। इस तरह से भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण करके अधिकतम लोक कल्याण सुनिश्चित करने की बात इसमें कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 39D के अंतर्गत, 39D के अंतर्गत ही आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, इसलिए हम लोग देखते हैं कि बच्चों के लिए 14 साल या जो बच्चे हैं उससे कम आयु के बच्चों को कारखाना या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाता है। हम लोग मौलिक अधिकार में ये भी चीजें पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और अल्प व्यक्तियों की शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, ये राज्यों को निर्देशित किया गया है। वहीं हम लोग अगर देखें आर्टिकल 40 में, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है और इसी के मद्देनजर हम लोग देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। अनुच्छेद 41 की बात करेंगे तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी के लिए सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसूति सहायता का उपबंध आर्टिकल 42 में किया गया है और आपका समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39D, ये दोनों याद रखिएगा। 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन और आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता उपबंध की बात कही गई है, ये ध्यान रखना है। इसके लिए 43 की बात करेंगे इसके अतिरिक्त, तो
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब इतना मजदूरी उनको प्रदान किया जाए जिससे कि उनका जीवन निर्वाह हो सके, ये आर्टिकल 43 में दिया गया है। और आर्टिकल 44 जो सबसे महत्वपूर्ण है और आज के दिन में सर्वाधिक चर्चा में भी रहता है, वह है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी सभी के लिए एक समान कानून, पारिवारिक या विवाद के जो कानून है वो समान होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 44 में, और वर्तमान समय की बात करें तो केवल 2 राज्य, एक हमारा गोवा में तो ये पहले से ही लागू है, और दूसरा हमारा है उत्तराखंड जिसने की समान सिविल संहिता लागू की है, और वहां पर 2025 से यह लागू होने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं जब उत्तराखंड में समान सिविल संहिता लागू हो जाएगी। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध करने का प्रावधान प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 46 में जितने भी हमारे अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं या जो दुर्बल वर्ग हैं, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। वहीं 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग कि स्कूलों में मिड डे मील प्रारंभ किया जाता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में न केवल महिलाओं को अपितु छोटे बच्चों को भी पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य कर्तव्य आर्टिकल 47 में दिया गया है। 48 के अंतर्गत है कृषि और पशुपालन का संगठन करना। 49 में कहा गया और इसी के अंतर्गत 48A में आपका वन और पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 48A में ही आपका वन और पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, ये भी ध्यान में रखना है। 49 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। वहीं 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, न केवल देश अपितु विदेशों के लिए भी भारत एक अच्छे राष्ट्र के रूप में निकल करके सामने आता है। इसके निर्देशक तत्वों में ये चीजें दी गई है, जिसके माध्यम से हम लोग कानून जब भी निर्माण करते हैं तो इन चीजों को अपने कानून के अंदर इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा दर्शन है, जो हमारे प्राचीन काल से सिद्धांत चले आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सन्ते भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्, जो हमारा दर्शन है, उस दर्शन को सही मायने में हम लोग आगे लेकर के जा सके, ये ध्यान रखेगा। अब यदि हम लोग वर्गीकरण नीति निर्देशक तत्वों का, तो इसे 3 भागों में मूल रूप से हम लोग वर्गीकृत करते हैं। पहले देखें अगर सामाजिक तत्व, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 38 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने की बात कही गई, जिसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। यदि हम लोग प्रस्तावना की बात करेंगे तो वहां पर न्याय, विभिन्न प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 39 की, तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जिसे कि अपने कानून या विधि में उन्हें लागू करना अनिवार्य बनाता है। अनुच्छेद 39 क की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। अब यदि मेरे ऊपर कोई मुकदमा दायर कर दिया जाए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हो कि मैं अपना मुकदमा लड़ सकूं, तो सरकार या जो राज्य है वह जो है मेरे लिए एक परामर्शदाता या एडवोकेट उपलब्ध कराने का प्रयास या उपलब्ध कराना होगा, या फिर निःशुल्क विधिक सहायता मुझे प्रदान करनी होगी, जिससे कि मुझे न्याय प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 41। इसमें कुछ दशाओं में रोजगार, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सभी दशाओं में, केवल कुछ दशाओं की बात कही गई है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 42 की बात करेंगे तो काम की न्याय संगत व मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग विभिन्न प्रकार के जो कारखाना से संबंधित अधिनियम देखते हैं, या रोजगार से संबंधित जो अधिनियम वगैरह, जो एक्ट वगैरह पारित किए गए हैं संसद के द्वारा या राज्य विधानसभाओं के द्वारा, उसमें काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का वर्णन किया गया है। अब न्याय संगत और मानवोचित दशा क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी
कि एक रूम में अगर 10 व्यक्ति बैठ करके आराम से काम कर सकते हैं, रूम कैसा हो, हवादार हो, पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, मतलब जो भी मानव के निवास करने के लिए अनुकूल दशाएं हो वह उपस्थित हो, तो वैसी दशाओं के निर्माण के लिए राज्य काम करेगा। वैसा नहीं है कि 10 लोगों के बैठने की जगह है और वहां पर ठूस ठास के 50 लोगों को डाल दिया गया है और उन्हें बिल्कुल मतलब कि जानवरों की तरह वहां पर काम करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रसूति महिलाएं जो होंगी उनको राज्य के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि 6,000 रुपए प्रदान किया जाता है। जो भी महिलाएं संस्थागत प्रसव करवाती हैं उनको ये दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 43 में कहा गया है कि कर्मकारों को उचित मजदूरी प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 43 क में बोला गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करने की बात कही गई है। 47 में पोषाहार स्तर, ऊंचा जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य की बात कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। पीछे हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं गांधीवादी तत्वों की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में दो लोगों के दर्शन का, उनकी सोच का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एक है हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे हमारे पूजनीय बापू महात्मा गांधी। तो इन दो लोगों का अत्यधिक प्रभाव जब हम लोग देखते हैं तो इनके दर्शन पर आधारित जो तत्व शामिल किए गए हैं महात्मा गांधी के दर्शनों पर, उसे हम लोग गांधीवादी तत्व के रूप में जानते हैं। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा कुछ चीजों को। तो ग्राम की बात करते थे बापू बात करते थे कुटीर उद्योगों की, बापू बात करते थे हरिजनों की, ध्यान रखिएगा, हरिजन की। और इसके अतिरिक्त बापू जो थे वो नशा मुक्ति का भी काम करते थे और वो दुधारू पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के सदैव हितैषी रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 चीजों पर लेकर के ही भारत के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी तत्वों को समायोजित करने का प्रयास किया गया है। यदि हम लोग आर्टिकल 40 देखते हैं तो वहां पर ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 40 के अंतर्गत 43 की बात करेंगे तो इसमें कुटीर उद्योगों के संवर्धन की बात कही गई, यानी कि स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों को लगाने का या उन्हें विकसित करने या उनके विकास करने की बात कही गई है। कुटीर उद्योगों के संवर्धन संरक्षण की बात कही गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके और उन्हें रोजगार में नियोजित किया जा सके। वहीं आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के जो शैक्षणिक और आर्थिक हित है उनको संरक्षित और संवर्धित करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। तो बापू की बात अगर हम लोग करते हैं तो बापू स्वयं जो थे वो हरिजनों के उत्थान में काफी मनोयोग से लगे रहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के साथ साथ वो हरिजन उत्थान के भी कार्य काफी ज्यादा करते थे, तो ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 47 की बात करेंगे तो मादक द्रव्य और विभिन्न प्रकार के मादक औषधियों के ऊपर निषेध लगाने की बात कही गई। अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में नशा बंदी के लिए शराब बंद करवा दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में भी गांधीवादी तत्वों को लाने का प्रयास किया गया। आर्टिकल 47 का प्रयोग करके वहां पर मादक द्रव्यों या शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू और जो भी मवेशियों के वध का निषेध करना चाहिए और उनके संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। गांधी जी की बात करेंगे तो स्वयं बकरी का दूध पीते थे, बकरी पालते थे गांधी जी, ये ध्यान रखना है। वहीं उदारवादी तत्व भी हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है तो समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। 45 की बात करेंगे तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध राज्य के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक व आधुनिक ढंग से संगठन किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा और संवर्धन करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। वहीं 48A की बात करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। साथ ही साथ वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का जो प्रयास है वह राज्य के द्वारा किया जाएगा। ये 48 और 48 के बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। इसके अतिरिक्त 44 हो गया। आर्टिकल 51 भी ध्यान रखना है हमें कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य कानून बनाएगा, राज्य कार्य करेगा। वहीं अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का पृथककरण किया गया है।
अनुच्छेद 49 में जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, उन स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 49 में ये निर्देशित किया गया है राज्यों को। अब आते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है, वहीं डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने इसे अपने संविधान में लिया है। अगर हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करें तो यह नकारात्मक प्रवृत्ति की है, ये ध्यान रखिएगा, यह नकारात्मक प्रवृत्ति की है और राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्रदान करती है। जबकि हम लोग अगर देखें नीति निर्देशक तत्वों को तो ये इनकी प्रकृति जो है ये सकारात्मक है और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, गैरवाद योग्य है। वहीं पर ध्यान रखना है हमें कि मूल अधिकार वाद्य योग्य है। यदि इनका उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है। और उसके लिए यदि हम लोग देखें तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए याचिका दायर कर सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। उद्देश्य क्या है तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है कि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और वहीं यदि हम लोग बात करें नीति निर्देशक तत्वों की तो इसका उद्देश्य है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना और यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व और आपका मूल अधिकार में ये मूल डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। जहां मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। वहीं लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। मौलिक अधिकारों को हमें लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता, कानून की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये संविधान के द्वारा स्वयं प्रवर्तनीय, संविधान के द्वारा ये प्रदत्त है। ये ध्यान रखिएगा, संविधान इसे स्वयं ही हमें स्वतः ही हम लोगों को हमारे अधिकार प्रदान करती है। लेकिन डीपीएसपी की बात करेंगे तो इसके लिए विधि या कानून निर्माण की आवश्यकता होगी। जब तक कि राज्य अपने किसी विधि या कानून में इन निर्देशक तत्वों को इनकॉर्पोरेट नहीं करती है, शामिल नहीं करती है, तब तक वो हमें प्राप्त नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए लागू करवाने के लिए विधान या कानून की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विवादों की, और यहाँ पर उसका क्या जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है उसे हम लोग यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। अब यदि हम लोग सबसे पहले बात करें तो 1951 ईस्वी में एक मामला दर्ज हुआ था, चंपकम दोराई राजन वाद, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें किया गया था क्या कि निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन संभव है। यानी यदि किसी भी निदेशक तत्व का क्रियान्वयन किया जाएगा तो अगर मूल अधिकारों के साथ में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न होता है तो मूल अधिकारों में उसे लागू करने के लिए संशोधन किया जा सकता है। 1967 ईस्वी में गोलकनाथ बाद में कहा गया है कि मूल अधिकारों में तो संशोधन किया ही नहीं जा सकता है, तो निदेशक तत्वों को यदि लागू करना है तो उसके लिए अगर हमें संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो हम नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये 1967 के गोलकनाथ बाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा करके बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं 1971 ईस्वी में जब 24वां संविधान संशोधन किया गया तो मूल अधिकारों का संक्षिप्तीकरण या लघुकरण किया जा सकता था, ऐसा प्रावधान किया गया 24वें संविधान संशोधन में, ये ध्यान रखिएगा। और बताया गया कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है। तो इसी के पश्चात हम लोग देखते हैं कि 25वां संविधान संशोधन जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। और बताया गया कि अनुच्छेद 39 ख और ग को लागू करने वाली किसी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के आधार पर शून्य
नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नीति निदेशक तत्वों को हम लोग देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार के ऊपर में वरीयता प्रदान कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए होगा। लेकिन जब ऐसा हो गया कि मौलिक अधिकारों को नीचे पायदान पे रखा गया नीति निर्देशक तत्वों के मामले में, तब हम 1973 में गोलकनाथ बाद देखते हैं और इसी में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आपका मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। साथ ही साथ बताया कि अनुच्छेद 21 ग जो है वह अवैध है, उसे हटा दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उसके पश्चात 1980 में मिनर्वा मिल्स बाद आता है, जिसमें संविधान मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के संतुलन की आधारशिला पर टिका है, ये ध्यान रखेगा। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि जो हमारा संविधान है वह मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों के संतुलन की आधारशिला पर ही टिका है, और यदि दोनों में से किसी एक तत्व का भी, किसी एक आधार भी डगमगाता है तो हमारा संपूर्ण जो संविधान है वो हिचकोले खाने लगेगा, वह डगमगाने लगेगा। यानी दोनों के मध्य एक संतुलन बना करके राज्य को चलना होगा। अब बात करें भारतीय संविधान की, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है कहां पर, तो प्रस्तावना में, लोक कल्याण लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा राज्य जो है वहां प्रस्तावना में ही हम लोग सबसे पहली बार कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को प्रस्तुत कर चुके। राज्य के निदेशक तत्वों में भी इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। वहीं अगर हम लोग देखें कि संसद ने 1976 ईस्वी में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था, और ये नीति निर्देशक तत्वों के समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित है। और समान आजीविका का जो साधन है आर्टिकल 39 क के अंतर्गत सभी नागरिकों, जिसमें कि पुरुष और महिला शामिल हैं, दोनों को उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। 39 बी या ख की बात करें तो समाज के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण करने की बात कही गई है, और ऐसा इस प्रकार का वितरण किया जाएगा समाज के या राज्य के भौतिक संसाधनों का कि उससे अधिक से अधिक लोगों की भलाई हो सके और तभी एक सामान्य से सामान्य लोग भी जो है उससे लाभान्वित हो सके, आर्टिकल 39 में कहा गया है। अब बात करें हम लोग मूल कर्तव्यों की, तो मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो ये मूल संविधान में शामिल नहीं था। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे शामिल करने के लिए एक समिति स्वर्ण सिंह के नाम से गठित की गई, जिसे हम लोग स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। इसका गठन 1976 ईस्वी में किया गया। इसमें कुल 12 सदस्य थे और इसने सबसे पहली बार संविधान में मौलिक कर्तव्य पर एक अलग अध्याय जोड़ने की बात कही, और इन्होंने कुल 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की बात कही थी। और जब 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी का होता है तो उसमें भारतीय संविधान में पहली बार मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इसका स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ के संविधान से तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान रूस, ध्यान रखिएगा, तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान रूस के संविधान से इसे शामिल किया गया हमारे संविधान में। और उस समय जब संशोधन हुआ तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 रखी गई, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया और यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया था, यह ध्यान रखना है। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसका समिति का नाम था जीएस वर्मा समिति, और इस समिति का गठन 1999 ईस्वी में किया गया था। तो जीएस वर्मा समिति और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन तत्कालीन संविधान विज्ञ और संविधान सभा के सदस्य केटी शाह जी का। केटी शाह ने यह स्टेटमेंट दिया था कि यह एक ऐसा चेक है जो कि जो कि बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक यहाँ पर कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट डेटेड चेक यानी कि जब भी बैंक में पैसा होगा वह बैंक अपने जो भी खाता धारक हैं उनको वह पैसा उपलब्ध करा देगा। दूसरा चीज है कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के टकराव होने की स्थिति में मूल अधिकार क्या होगा, विजेता होगा। मूल अधिकार विजेता होगा, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का,
चंपकम दोराई राजन बाद 1951 में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रारंभ से ही नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर मौलिक अधिकारों को वरीयता और मान्यता प्रदान करता है। अब बात करते हैं भारत में मनरेगा की। बड़ी चर्चा होती है मनरेगा की, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो योजना। इसे बहुत मतलब कि जो आलोचक हैं, आलोचक इसे गड्ढा भरो गड्ढा खोदो परियोजना के रूप में भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर रोजगार के अवसर कम उपलब्ध हैं, इस योजना के माध्यम से बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त हो सका, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य इस योजना के माध्यम से सरकार ने या हमारे भारतीय राज्य ने किया है। तो मनरेगा की बात करेंगे तो आर्टिकल 41 के अंतर्गत यहाँ पर इस मनरेगा को इनकॉर्पोरेट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें कहा गया आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अंतर्गत ही काम के अधिकार के अनुसरण में मनरेगा को लाया गया है और रोजगार का अधिकार जो है भाग 3 के मौलिक अधिकार में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन रोजगार पाने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। व्यवसाय करने का अधिकार है लेकिन रोजगार पाने का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अब मूल कर्तव्यों की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो इसे जब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया तो इसे संविधान के भाग 4A में रखा गया, नीति निर्देशक तत्वों के साथ में रखा जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि संविधान में एक नया आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के लिए एक मौलिक कर्तव्य शामिल किया जाता है 2002 में। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51 का भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से। तो हम लोग देख ही चुके हैं, सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रकृति कैसी है? तो यह भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पे किसी प्रकार का केस मुकदमा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी संख्या कितनी है? तो 11 है, हम लोग देख चुके हैं। 42वां और 86वां संविधान संशोधन अब कहा किया गया है, तो ये मोटा मोटी आप लोग को याद रखना होगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और अक्षुण्ण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसके ऊपर भी है क्या? अच्छा, पीछे छूट गया, देखिए यहाँ है। चलिए 51 क में मैं सीधा ग में चला गया। आइए 51 ग की बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो भारत के संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला जो है कि उसके आदर्श और संस्थाओं का आदर करे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर फेसबुक पर आप चले जाइए या किसी भी यूट्यूब चैनल के, न्यूज चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर देखिए लोग कितना ज्यादा आदर और सम्मान करते हैं भारत के संविधान के द्वारा निर्मित संवैधानिक संस्थाओं का, आपको पता चल जाएगा। पहला ही कर्तव्य हम लोग जानते नहीं हैं। आइए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उच्चादर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। जो भी उच्च आदर्श थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय, उनको अपने में संजोए रखना, अपने हृदय में संजोए रखना और उन उच्च आदर्शों का पालन करना। लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखना इसका मूल एक कर्तव्य है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत सारे तत्व ऐसे मिल जाएंगे जो कि भारत की एकता और अखंडता पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। बहुत सारे तत्व ऐसे मिल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें कि अब क्या ही बोला जाए। आइए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, ये हो गया। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि धर्म हो, चाहे भाषा हो या प्रदेश हो या वर्ग हो, सभी के आधार पर हम लोग भेदभाव करते हैं। और भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व या बंधुत्व की भावना का निर्माण करे, ऐसा तो होता नहीं है। साथ ही साथ स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। और हम लोग कई प्रथाएं ऐसी अपनाते हैं जिससे स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचे, ये हम लोग काफी समय से देखते हैं। ये दोनों तरफ से होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्त्रियों के द्वारा भी पुरुषों के सम्मान में ठेस पहुंचाई जाती है और पुरुषों के द्वारा भी स्त्रियों के सम्मान में ठेस पहुंचाई जाती है। अतुल अभी हाल ही में एक मुकदमा एक आत्महत्या चर्चा में वो चल रहा है भारत में। अतुल जो AI इंजीनियर थे,
तो ये ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा भी यहाँ पे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आइए, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परिरक्षण करें। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। हम लोग प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान में रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यहाँ पर दोनों में उल्टा होता है, हिंसा से दूर रहे। अगर हम लोग देखते हैं कभी कभी कि सड़क पर कोई पिटा रहा है, तो अगर कोई पिटा रहा है तो जाकर के जो अगल बगल में देखने वाले लोग होते हैं वो भी जाकर के उसको पीट देते हैं, तो अपना हाथ साफ कर लेते हैं। लेकिन हिंसा से दूर नहीं रहना है, हिंसा में संलिप्त हो जाना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के बाद कहा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार ने आईना लगा दिया है, इस आईने को खोले अपने घर में लगा लो, तो ऐसा हम लोग करते हैं। ट्रेनों में बाकायदा आप लोग देखते होंगे, बल्ब नहीं रहते हैं, खोल करके कोई ले गया, पंखा कोई ले गया। हमारा तेजस ट्रेन जब पहली बार चला था तो उसके जो भी बाथरूम फिटिंग्स थे, सैनिटरी फिटिंग्स थे, उसको खोल करके लोग अपने घरों में लेकर के चले गए। तो हम लोग क्या किए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित नहीं रखे, उसका नुकसान पहुंचा दिया। ट्रेन चल रही हैं, उस पर हम लोग पत्थर मार रहे हैं, उस पर पत्थर मार रहे हैं। तो ये इस प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती। हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान ही नहीं है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास या रेगुलर प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ 11वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा हमारा कि माता पिता और संरक्षक के लिए दिया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, और इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले सेशन में हम लोग संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उसको हम लोग लेकर के आएंगे। उसके बाद राज्य, न्यायालय और अन्य प्रावधानों को हम लोग देख करके इस बुक को कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे अगले 2 से 3 क्लासों में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।